बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद याकूब खान। आप देख रहे हैं एक्सप्लोर कश्मीर। और रियासत जूनागढ़ 1730 में मर्ज़ वजूद में आई और 1947 में नवाब ऑफ जूनागढ़ ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ एक बाकायदा माहिदा किया और रियासत का पाकिस्तान के साथ एला किया। रियासत जूनागढ़ की जो तारीख़ी और कानूनी हैसियत है वो क्या है, इस पे आज एक सेमिनार भी मुनक्कद किया जा रहा है। उस सेमिनार में जो शुरका हैं वो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। आपने हमारे साथ रहना है। जी नाज़रीन, रियासत जूनागढ़ के हवाले से बात हो रही है और हमारे साथ मौजूद हैं सुल्तान अहमद अली जो दीवान ऑफ जूनागढ़ हैं। इनसे बात करते हैं। दीवान सुल्तान साहब, आप क्या कहेंगे कि रियासत जूनागढ़ की हिस्ट्री के हवाले से, अगर मैं तारीख़ी पस मंज़र के हवाले से बात करूँ तो आप क्या बयान करेंगे? बहुत शुक्रिया जी। वेरी शॉर्ट ये कि जिस वक्त हुमायूं आए यहाँ पे, जो शहनशाह अकबर के वालिद थे, ये इनका कबीला उनके साथ आया और उस वक्त से ये यहाँ पे इनके मनसबदार थे मुग़लों के। औरंगज़ेब आलमगीर के बाद जिस वक्त मुग़ल सल्तनत बिखरने लगी तो इन्होंने अपनी सॉवरेनिटी वहाँ पे अनाउंस की और 4000 स्क्वायर किलोमीटर थी और इसको तकरीबन 100 माइल्स का कोस्ट इनको लगता था, साहिल लगता था बहरे अरब के ऊपर। और उसके बाद ये तकरीबन 1730 से लेके 1947 तक ये बाबाई डायनेस्टी, पश्तून डायनेस्टी थी। ये यहाँ पे गुजरात पेनिनसुला के अंदर रही है और जिस वक्त 1947 में पाकिस्तान बना तो इन्होंने पाकिस्तान के साथ अपना इल्हाक किया। मुख्तसर इनकी ये तारीख़ है। लेकिन जब पाकिस्तान के साथ इलाक नवाब साहब ने कर दिया, कायद-ए-आज़म के साथ एक माहिदा हो गया, तो फिर ऐसी क्या रुकावट आई कि हिंदुस्तान ने इसको तस्लीम ही नहीं किया? बुनियादी बात ये थी कि रियासत ने 3 चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दी थी नवाब ने। एक उन्होंने फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस और कम्युनिकेशंस। तो जो डिफेंस था वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उस वक्त आप जानते हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान से ज़्यादती हुई, हमें हमारे असासे माउंट बैटन ने और नेहरू ने हेर फेर करके नहीं दिए, तो पाकिस्तान तो ख़ुद मुहाजिरीन के बोझ को संभाल रहा था, तो इसलिए डिफेंस जूनागढ़ का मुमकिन ना हो सका। दूसरी जिम्मेदारी जो थी वो फॉरेन अफेयर्स थे। उसके लिए कायद-ए-आज़म ने फौरी तौर पे जो वज़ीर ख़ारजा थे उस वक़्त के पाकिस्तान के, उनको केस दिया। वो लेके यूनाइटेड नेशंस में गए। आज भी जूनागढ़ का केस जो है वो यूनाइटेड नेशंस के अंदर रजिस्टर्ड है। लेकिन बाद में कुछ ऐसे पॉलिटिकल इवेंट्स हुए जिसमें फॉल ऑफ ढाका था, फिर उसके बाद सिमला एग्रीमेंट था, कैपिटल का, फेडरल कैपिटल का कराची से इस्लामाबाद में शिफ्ट होना था। इस वजह से इशू की इम्पोर्टेंस जो थी वो थोड़ी कम होती गई। लेकिन करंट गवर्नमेंट ने जो काम किया, इन्होंने जो लास्ट ईयर पॉलिटिकल मैप रिवाइव किया, उसके अंदर जूनागढ़ के इशू को एक मरतबा उन्होंने फिर रीट्रिएट किया है और उसकी जो इंटरनेशनल हैसियत है केस की वो दोबारा से उजागर हुई है दुनिया के सामने। तो इस वक्त ये जिम्मेदारी बनती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, फॉरेन ऑफिस की, जो कि ऑफिशियली कस्टोडियन है जूनागढ़ केस का, कि वो इस केस को आगे लेके जाएं। और हमारी तो ये डिमांड है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को, फॉरेन मिनिस्टर साहब को, जो अपकमिंग यूएन सेशन है उसमें इस इशू पे बात करनी चाहिए। लेकिन क्या आप समझते हैं कि जो यूएन है वो इस मसले को एड्रेस कर पाएगा? यूएन में जब भी कोई इस तरह का मसला जाता है, कश्मीर का इशू जाता है, जूनागढ़ का जाता है, तो बिल्कुल इंडिया के ख़िलाफ़ वो खामोश हो जाता है। यूएन वाक़ईतन इस वक्त तो जो ख़ास तौर पे उनकी जानिबदारी है अफ़गानिस्तान के मसले पे भी, वो पाकिस्तान को बात नहीं करने दे रहे। जानिबदारी तो वहाँ पे है, लेकिन उनकी जानिबदारी के बावजूद हमें ये बात वहाँ पे करनी चाहिए। हमारा क्लेम है, इसको रीअसर्ट करना चाहिए, वहाँ पे बयान करना चाहिए कि जूनागढ़ इज़ पाकिस्तान, और हम अपना क्लेम इसके ऊपर भूले नहीं। और दैट इज़ वेरी लीगल, बिल्कुल जायज़ कानूनी हक है। इसकी मैं एक बड़ी सादा सी बात आपको समझाऊं, आपके जो आम नाजरीन हैं वो भी इस बात को समझ जाएंगे कि जैसे हमारे यहाँ एक बंदे के पास ज़मीन की रजिस्ट्री होती है, वो ज़मीन का कानूनी मालिक होता है, लेकिन कब्ज़ा किसी गुंडे बदमाश का होता है उसके ऊपर। इसी तरह जो रजिस्ट्री है कानूनी तौर पर बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक और तक़सीम हिंद के कानून के मुताबिक रजिस्ट्री पाकिस्तान के नाम है, लेकिन गैर कानूनी कब्ज़ा एक गुंडे का है जिसको भारत कहते हैं। लेकिन वो जो गुंडा है, वो जो दहशतगर्द है, जो खित्ते में बदअमनी फैला रहा है, उस गुंडे के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होती दिखाई दे रही है? जी, कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा ख्याल ये है
कि अगर साउथ एशियन नेशंस इस इंडियन एटीट्यूड के खिलाफ रेजिस्ट नहीं करते तो सबको नुकसान होगा। आप देखें ना, बलूचिस्तान में इन्होंने वॉर फैलाई, पाकिस्तान के अंदर जितनी वॉर ऑन टेरर थी टोटली फंडेड बाय इंडिया थी। ये नेपाल के अंदर दहशतगर्दी कर रहा है, श्रीलंका में दहशतगर्दी कर रहा है, बांग्लादेश में दहशतगर्दी, तो हर जगह पे इंडियन फुटप्रिंट्स आपको मिलते हैं दहशतगर्दी के। अगर साउथ एशियन नेशंस अपने राइट के लिए नहीं उठती, अगर चाइना इस टाइम पे डिसीजन नहीं लेता, तो पूरे साउथ एशिया को हिंदुस्तान जो है, और ख़ास तौर पे जो मोदी रिजीम है, जो नाजी रिजीम की दूसरी शक्ल है, ये पूरे साउथ एशिया को डिस्टेबलाइज करेंगे, और यही उनका एजेंडा है। सही है, लेकिन जो जूनागढ़ का अब मसला बड़ी तेज़ी से उठ रहा है, हिंदुस्तान आप समझते हैं कि खौफ में मुब्तला हो रहा है, या हिंदुस्तान ये समझता है कि ये मेरे लिए ख़तरा हो सकता है? इतना लीगल इशू है, मैं आपको कहता हूँ कि जब आप जूनागढ़ की बात करते हैं, तख्त दिल्ली कांपता है। तख्त दिल्ली जूनागढ़ से कांपता है, क्योंकि वो इस वैल्यू को समझता है कि दैट इज़ वेरी लीगल पार्ट ऑफ पाकिस्तान। नाज़रीन, डॉक्टर आयशा मसूद मलिक जो एंकर पर्सन हैं हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे कि जो जूनागढ़ की बात हो रही है, सेमिनार्स हो रहे हैं, पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो पूरी दुनिया पे आयां होता दिखाई दे रहा है, आप क्या समझती हैं कि हिंदुस्तान इस बात पे भी तकलीफ़ नहीं महसूस कर रहा? नवाब महाबत ख़ान, और जब बाद में तहरीक पाकिस्तान के दिनों में उन्होंने इल्हाक किया पाकिस्तान के साथ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जो फादर थे सर शाह नवाज़ भुट्टो, उनको उन्होंने वहाँ का पीएम बनाया हुआ था। इसका मतलब था कि वो मुसलमानों के साथ ही जाना चाहते हैं, इंडिया के साथ नहीं जाना चाहते। लेकिन भारत ने हमेशा इस मसले, कश्मीर के मसले में और जूनागढ़ के मसले में हमेशा साजिशें कर करके और इस्तेहसाल किया है दोनों जगहों पर। तो अब जहाँ वो वहाँ इल्लत एक पेश करता है जी, जोग्राफियाई मसला है या हिंदू मेजॉरिटी है, तो कश्मीर में देख लें क्या कर रहा है। लेकिन चूँकि नवाब की स्टेट थी, नवाब ने ख़ुद फैसला किया है, तो इसलिए ये मसला दबा नहीं सकेगा। आज चैलेंजेस पर और इम्कानात पर बात हुई है, और अब जो नवाब जहांगीर ख़ान जी हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, उन्होंने, वही वारिस हैं जूनागढ़ के, उन्होंने मुस्लिम इंस्टीट्यूट के जो हैं साहबजादा सुल्तान अहमद अली, उनको प्राइम मिनिस्टर दिसंबर 2020 में मुकर्रर कर दिया। सो उनकी ज़िंदगी में, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, उन्होंने ये आगे प्राइम मिनिस्टर बना दिया हुआ है साहबजादा सुल्तान अहमद अली को। तो लीगली भी अब वो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि जिनकी स्टेट है उन्होंने ये फैसला कर दिया है पाकिस्तान के आने का, और अच्छा किया उन्होंने प्राइम मिनिस्टर भी अनाउंस कर दिया। तो ये मूव को ख़त्म नहीं कर सकेगा, कानूनी तौर पर भी बड़ा मजबूत है हम। अफ़गानिस्तान का आपने जिक्र किया, जो इशारा आपने दिया, तो इन सारे हालात को अगर देखें तो हिंदुस्तान, आप समझती हैं कि सबक सीखे? हिंदुस्तान हरगिज़ सबक सीखने पे राज़ी नहीं होता, क्योंकि नेहरू जो था वो फिर भी डिप्लोमेसी करता था, और उसने भी बहुत साजिशें की इन मसाइल के पैदा करने में। लेकिन मोदी सरकार जो है वो तो शिद्दत पसंद है, वो ब्लेम मुसलमानों पे लगाते हैं। जब तक हिंदुस्तान तखरीबकारी और शिद्दत पसंदी से बाज नहीं आता, और बदकिस्मती से मोदी साहब वहाँ हैं, तो वो हरगिज़ कोई अमन, सुकून, मोहब्बत और अच्छे हमसाए होने का कभी भी सबूत नहीं देंगे। जूनागढ़ एग्जैक्टली बिल्कुल, मतलब आप जैसे कश्मीर की बात हम करते हैं, तो जूनागढ़ भी एक आप यही समझ लें कि ऑक्यूपाइड स्टेट है, और जूनागढ़ को बेसिकली अनलॉफुली आप कह लें कि इंडियन गवर्नमेंट की जैसे आदत है, जैसे इंडिया का हमेशा से रवैया रहा है पार्टीशन से पहले, वैसे जो हिंदुत्वज़म जो वहाँ पे था, और पार्टीशन के बाद वैसे जो इंडियन गवर्नमेंट में रहा है उनका। तो इसमें पाकिस्तान का स्टांस बड़ा वाज़ेह है। हमने जो 2020 में अपना पीएम इमरान खान साहब की जो लीडरशिप के तहत हमने जो अपना एक नया पाकिस्तानी मैप इशू किया था, उसमें बड़ी चीज़ें हमने क्लियर की हैं इंडिया को, और मोदी सरकार को भी अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान कभी भी अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। हम हर फोरम पे इसकी आवाज़ उठाएंगे। हमने जैसे कश्मीर की हर फोरम पे आवाज़ उठाई है, और आर्टिकल 99 जो है यूएन का, वो इजाज़त देता है पाकिस्तान को, चाहे वो जूनागढ़ हो, चाहे वो कोई भी और इशू हो, कि हम वहाँ पे ये आवाज़ उठा सकते हैं। सो मैं बीइंग गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव यही कहना चाहूँगी कि हम लोग कोई भी ऐसा काम इंडियन गवर्नमेंट का जो अनलॉफुल हो,
या जिस तरह के उनके मंसूबे हैं या जिस तरह के उनका भयानक और मकरू जो उनके इरादे हैं उसमें उनको कामयाब नहीं होने देंगे। और जो पाकिस्तान के राइट्स हैं, जो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी है, उसके ऊपर कभी आंच नहीं आने देंगे और हम दुनिया के हर फोरम पे आवाज़ उठाएंगे और उनको बताएंगे। और उनको पता है अच्छी तरह कि पाकिस्तान से वो टक्कर नहीं ले सकते। बिल्कुल सही है, लेकिन जो हालात बदलते जा रहे हैं इस खित्ते के, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान बड़ा अहम रोल अदा भी कर रहा है। पाकिस्तान हर मुल्क की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। इन हालात में आप क्या देख रही हैं कि फिर पाकिस्तान को कितनी बड़ी कामयाबी मिल सकती है ऐसे हालात? देखें जी, मैं समझती हूँ कामयाबियाँ तो पाकिस्तान को पिछले 3 सालों में बहुत ज़्यादा मिली हैं। मैं उसका क्रेडिट अपने फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब को और ऑब्वियसली पीएम इमरान खान साहब को और उनकी दूरअंदेशी को और उनकी पॉलिसीज़ को ज़रूर देना चाहूँगी कि किस तरह इंटरनेशनली आज पाकिस्तान जिस पोजीशन पे खड़ा है हर लिहाज से, स्पेशली आप खारजा अमूर के हवाले से आप देख लें, आप अफ़गानिस्तान का इशू देख लें, तो कामयाबियाँ तो हमें मिली हैं। आज हम अगर अमेरिका को कह सकते हैं कि एब्सोल्युटली नॉट, तो ये पहले वाले जो गुज़रे हैं हमारे हुकूमती मुख्तलिफ अदवार और मुख्तलिफ हुकूमतें गुजरी हैं, तो उनकी तो इतनी जुर्रत भी नहीं थी कि वो किसी की आंख में आंख डाल के बात कर सके, पर्चियाँ पकड़ के तो वो बात करते थे। ये पीएम इमरान खान साहब की हुकूमत की सबसे बड़ी कामयाबी है मैं समझती हूँ। और जहाँ तक इंडिया की बात है या बाकी इश्यूज़ हैं या जैसे हमारे हमसाया ममालिक हैं जो हमारे साथ खड़े होते हैं हमेशा, उनके तो हम शुक्रगुजार हैं ही, लेकिन हम कभी भी अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटेंगे और ख़ित्ते के अमन को बर्बाद हरगिज़ नहीं होने देंगे। क्योंकि हमेशा से हम कहते हैं कि जो अफ़गानिस्तान का सलूशन है वो पॉलिटिकल सलूशन है, वो डायलॉग का सलूशन है। ये खान साहब तब भी कहते थे जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, और आज सारी दुनिया उस बात को मानती है और मान रहे हैं। यही हमारा मौक़िफ़ है और इस पे हम डटे रहें। जूनागढ़ का आर्गूमेंट है ये कश्मीर और कश्मीरियों को सपोर्ट करता है और इंडिया के डबल स्टैंडर्ड को दुनिया के सामने एक्सपोज करता है। वो ऐसे है कि कश्मीर के ऊपर भारत ये मौक़िफ़ इख्तियार करता है कि जी कश्मीर का इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इल्हाक किया था महाराजा ने हमारे साथ, इसलिए कश्मीर हमारा है। अगर उनके इस आर्गूमेंट को माना जाए तो फिर जूनागढ़ पर उन्होंने क्यों कब्ज़ा किया जिसके नवाब ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया था? और अगर वो ये आर्गूमेंट देते हैं कि जी जूनागढ़ इसलिए हमारा है कि उसमें जो अक्सरियत वो हिंदुओं की है, तो फिर कश्मीर उनका कैसे बन सकता है जहाँ पे अक्सरियत मुसलमानों की है? तो जूनागढ़ का आर्गूमेंट जो है वो इंडियन डबल स्टैंडर्ड को एक्सपोज करता है। जूनागढ़ की बातें हो रही हैं, हिंदुस्तान इसको भी लेके खौफज़दा है। आप क्या समझते हैं कि यूएन इस मसले को किस नज़र से देख रहा है? गुजारिश ये है कि जब पाकिस्तान मारज़ वजूद में आया था और हमारी जो ब्रिटिश इंडिया था वो जब तकसीम हुआ तो हमारे 2 हिस्सों में तकसीम हुआ था, एक स्टेट ऑफ पाकिस्तान और एक स्टेट ऑफ इंडिया हिंदुस्तान। और उस वक़्त ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान था। फिर वहाँ तकरीबन 565 के करीब प्रिंसली स्टेट्स रह गए थे। उन प्रिंसली स्टेट्स में 3 बड़े स्टेट्स ऐसे थे जिसमें जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़, जिनके जो रूलर्स थे उन्होंने ये फ़ैसला नहीं किया अंडर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के उन्होंने किसके साथ जाना है। फिर कश्मीर का तो आप जैसे पता है कि 27 अक्टूबर को एक नाम नहाद इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन महाराजा ने इंडिया को लिखे जिसको आज तक किसी ने देखा नहीं है। उसके बरक्स 15 सितंबर 1947 को जो नवाब महाबत कांजी साहब थे, नवाब ऑफ जूनागढ़, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पाकिस्तान को लिख कर दिया और उसके तहत जूनागढ़ जो था वो पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। और वो वहाँ फिर क्योंकि अक्सरियत वहाँ हिंदुओं की थी, नवाब साहब ने पाकिस्तान के हक और ये कानून के तहत उस वक़्त जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था जो बरतानिया की हुकूमत थी उसने ये फ़ैसला किया था उसकी पार्लियामान ने कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो उसका रूलर होगा, जिस महाराजा या नवाब जो भी होगा, वो ये खुद फ़ैसला करेगा और उस फैसले के तहत वो फिर स्टेट जो होगी वो जो नए डोमिनियंस उस वक्त हम कहलाते थे उनका हिस्सा बन जाएंगे। तो जब उन्होंने खुद फैसला पाकिस्तान के हक में कर दिया तो फिर हम जूनागढ़ जो था हमारा हिस्सा बन गया। पर वो 9 नवंबर 7 हफ्ते बाद इंडिया ने टेरिटोरियली मिलिटरीली उसको उस पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया। फिर पाकिस्तान की हुकूमत, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर थे ज़फ़रुल्लाह साहब,
उनको हमारी हुकूमत ने और नवाबजादा लियाकत अली ख़ान हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने नेहरू को ये ख़त भी लिखा कि आपने ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया हमारी टेरिटरी के ऊपर और ये इन वायलेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस चार्टर, इन वायलेशन ऑफ ऑल कन्वेंशंस जितनी भी हैं दुनिया में, और फिर इसके तहत आपने ये जो किया है ये बिल्कुल गैर कानूनी किया है अंडर इंटरनेशनल लॉ। तो जैसे होता है उन्होंने गोल मोल सी बात की उसके ऊपर। फिर वो उस दिन से लेकर और जब फिर हमारा ये केस यूनाइटेड नेशंस में भी चला गया, फिर जब कश्मीर का मसला खड़ा हो गया और इंडिया 1 जनवरी 1948 को जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ये फिर यूएन का, क्योंकि वहाँ सिविल वॉर शुरू हो गई थी कश्मीर में, तो उससे घबराते हुए जवाहरलाल नेहरू कश्मीर का जो था मसला वो लेकर गया यूनाइटेड नेशंस, जो आज तक वहाँ यूनाइटेड नेशंस में डिस्प्यूटेड टेरिटरी। बिल्कुल वही आज कैफियत जूनागढ़ की है कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी इंटरनेशनली। और शंघाई कोऑपरेशन ने हाल ही में पिछले साल शंघाई कोऑपरेशन के 9 बहुत ताकतवर ममालिक है, उसमें वेस्टर्न ममालिक नहीं है पर शंघाई कोऑपरेशन में चाइना है और जितने भी हमारे ममालिक हैं एशिया के उसका मेंबर है, उन्होंने इस बात को तस्लीम किया है कि जूनागढ़ इज़ एन टेरिटरी विच इज़ डिस्प्यूटेड। और यही हुआ 5 अगस्त 2019 में जम्मू और कश्मीर के बारे में, जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने दोबारा इजलास बुलाया। अब जूनागढ़ को हुकूमत पाकिस्तान ने तो जो हमारा नक्शा है उसमें भी दिखाते हैं कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है, क्योंकि जो सी से हमारा बनता है एंट्री। तो मैं ये समझता हूँ कि आज वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को इसको दोबारा यूनाइटेड नेशंस में तरीके से बहुत टेक्निकल लेके जाना चाहिए, और जो जिनीवा कन्वेंशन में ट्रीटीज़ की डेफिनेशन है उसके तहत भी वो पाकिस्तान का हिस्सा बनता है। आप इस मसले को कैसे देख रहे हैं कि जो जूनागढ़ है वो पाकिस्तान के साथ इलाक़ भी हुआ, कायद आज़म के साथ हुआ, और अब रियासत की अगर बात करें तो हिंदुस्तान उस रियासत की बात करता है कि हिंदू अक्सरियत है इसलिए वो तस्लीम नहीं करता। देखें जी, अनफॉर्चुनेटली जिस तरह के कश्मीर का मामला है कि उस वक्त कश्मीर का भी ये जो डिस्प्यूट का मामला रह गया, और उसके साथ साथ उस वक्त नवाब मोहब्बत ख़ान जी साहब उस वक्त थे और उन्होंने कायद आज़म के पास आए और उन्होंने अपना सब कुछ वहाँ पे छोड़ के और पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ का फ़ैसला किया। ये चीज़ें इंडिया पे तो बड़ी, उनको तो इस चीज़ बहुत नागवार गुजरी, और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस तरह के हमें चाहिए था कि इस मामले को टेकअप करते, पिछली गवर्नमेंट्स ने उस तरह इसको टेकअप नहीं किया, और अब काफ़ी ये मामला काफ़ी एक्टिव हुआ है। जिस तरह के इमरान खान साहब ने कश्मीर का इशू उठाया है, कश्मीर कॉज उठाया है, जगह जगह पे जाके, अब हम लोगों ने इसको स्ट्रीम लाइन के अंदर इसको जूनागढ़ के मामले को भी लेके आए हैं। ख़ास तौर पे जब से हमारे भाई सुल्तान अहमद अली दीवान को उनको टाइटल दिया गया है जनाब, उस वक्त का ये मामला बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है। और मैं एज द फेडरल मिनिस्टर फॉर स्टेट्स एंड फ्रंटियर रीजन, मैं ख़ुद भी और हमारी गवर्नमेंट भी जो है पूरी कोशिश कर रही है, और हम नवाब साहब के साथ शाना बशाना खड़े हैं। जी नाज़रीन, नवाब मोहम्मद जहांगीर खान जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। नवाब साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस सारी सूरत हाल को? हिंदुस्तान की अड़दर्मी, कश्मीर का मसला हो, जूनागढ़ का मसला हो, और फिर अक़वाम मुत्तहिदा की खामोशी, ये कितने ख़तरनाक हो सकती है इस खित्ते के लिए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पीटीवी का कि आपने मुझे यहाँ लिया। दूसरी बात यह है कि देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इंडिया हमेशा डबल स्टैंडर्ड्स करता हैगा। कश्मीर में भी उसने यही करा, और फिर जूनागढ़ का जो एक्सेशन हुआ पाकिस्तान के साथ उसमें भी उसने यही करा। और आज देखें कि ये क्या हालत है मुसलमानों की वहाँ हिंदुस्तान के अंदर, उनको ग़ुलाम बना दिया गया हैगा। और इनके अब जो ये नए अपने एक्ट्स लेके आ रहे हैं, और जिस तरह इनकी जो वो है पॉलिसीज़ हैं, तो वो यदि यही बात करते हैंगे कि अगर जो हिंदुस्तान में रहना है तो फिर आप हिंदू मज़हब इख्तियार कर लें, तो बाकी आप चले जाएं, तो
तो एक फंडामेंटलिस्ट रहेंगे ये लोग, बिल्कुल इंतहा पसंद रियासत बन गई है कि हिंदुस्तान। अच्छा नवाब साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप लोगों ने पहरा दिया कायदे आज़म के साथ, जो आपने माहिदा किया, कायदे आज़म के नज़रियात को लेके आप लोग आगे चल रहे हैं, कश्मीरी चल रहे हैं, कश्मीरी अगर देखें तो वहाँ भी सूरत हाल ऐसी है कि कायदे आज़म के जो नज़रियात थे, अफकार थे, दो कौमी नज़रिया था, उसी को लेके वहाँ आगे बढ़ रहे हैं वो। यहाँ जो आपने पहरा दिया कि जो माहिदा किया, आज भी आप लोग कायम हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? जी देखें, हमारा बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि 1947 में जूनागढ़ रियासत सबसे पहली रियासत थी जिसने पाकिस्तान के साथ इलाक़ करा। और उस वक़्त के जो वहाँ के जो सॉवरेन रूलर थे वो मेरे दादा हजूर थे, हिज हाइनेस नवाब सर मोहब्बत खान जी। तो इट्स अ वेरी पावरफुल इंस्ट्रूमेंट और ये इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल इंटैक्ट हैगा आज भी। और हिंदुस्तान ने क्या करा कि 9 नवंबर को फ़ौजें भेज के और रियासत जूनागढ़ पर अपनी फ़ौज के ज़रिए फ़ौज कशी करी और नाजायज़ तरीके से उसका कब्ज़ा ले लिया। तो हम ये समझते हैं कि दिस इज़ अगेंस्ट ऑल द नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इट इज़ अगेंस्ट द लॉ, द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एंड एनी सिविलाइज्ड नेशन। लेकिन आप समझते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा अपनी आंखें खोलेगा, UN किरदार अदा करेगा? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि देखें अभी तक तो जूनागढ़ का मसला जहाँ था वहीं पड़ा हुआ हैगा अक़वाम मुत्तहिदा में। तो अब यह हैगा कि ये क्योंकि फ़ॉरेन अफेयर्स हमने पाकिस्तान को दिए हैं, तो ये अब उनके हाथ में हैगा कि वो किस तरह उठाते आएंगे। बिल्कुल सही है, लेकिन UN अगर किरदार नहीं अदा करता, जो खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल है, आलमी मंजरनामा तब्दील हो रहा है, तो ऐसे में आप कितना पुरुमीद हैं कि आप लोगों को इंसाफ मिलेगा? जी बिल्कुल, हम लोग बहुत ज़्यादा उम्मीद से हैं कि इसका कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं आगे चल के इंशाल्लाह इसका कोई ना कोई नतीजा तो अच्छा निकलेगा। औरतों की ताकत, सोशल मीडिया की ताकत से इन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड की, जिसके बाद हम यहाँ मौजूद हैं और थोड़ा बहुत कोई एक्शन लिया है कल सिंध गवर्नमेंट ने, लेकिन वो नाकाफी है, दिखावा है। मैं चाहता हूँ ये उनकी बेटी बात करते हैं, उनके वालिद साहब और वालदा आपको सारा वाकया बताएं। उसके बाद मैं और उनके नदीम मिर्जा साहब, एक और फैमिली भी हमारी बहन मौजूद है, उनकी बेटी को भी 1 घंटे बंद रखा। तो मैं चाहता हूँ इनसे सारा वाकया सुन लीजिए और फिर हम इंशाल्लाह बात करें। जी बेटा, बात कर रहे हैं। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, ये थी PTV ताज़ा तरीन।